हाय गाइस, वेलकम बैक टू कक्षा मैथ। आज हम जानने वाले हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत बार आपके एग्जाम्स में भी आता रहता है एज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के जैसे आ सकता है या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के जैसे भी आ सकता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जैसे कि मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी, ट्रीटमेंट, आज हम ये सब करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल निमोनिक जो आपको इजी टू रिमेंबर होगा इवन फॉर द एग्जाम्स। आज के बाद आप सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले निमोनिक के साथ। निमोनिक है एट कैंप डी, द गोल्डन बॉस सर्व्ड प्लेंटी ऑफ चिली पास्ता while द कैप्टन कवर्ड द प्रूफ। ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वही निमोनिक है। तो चलिए चलते हैं आगे कि कैसे निमोनिक को हम यूज कर सकते हैं आपके आंसर लिखने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। जानने से पहले सबसे पहले देखते हैं हम उसका डायग्राम जो जैसे दिखता है ऐसा कुछ। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना वो है उसका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का डायग्राम। जो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसा फॉर्म दिख रहा है इसके लिए इसका नाम पड़ा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो स्टेप है इसके नाम में उसका मतलब होता है ग्रेप्स के जैसा। तो ये अगर आप ये डायग्राम जो एक्चुअल में डायग्राम में ये माइक्रोबायोलॉजी में ये ऐसा कुछ दिखता है। ओके, एंड ये हमेशा क्लस्टर्स यानी कि हमेशा ग्रुप्स में पाए जाते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कि आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम के लिए। देखिए ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना स्टेफाइलोकोकस ओरियस का ये जो डायग्राम है वो आपको एग्जाम के लिए ड्रॉ करना है। यहाँ पे जैसा कुछ दिया गया है ग्रेप्स के जैसा तो वही आपको भी ड्रॉ करना है एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में इसके। स्टेफाइलोकोकस ओरियस की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गोल्डन बॉस का जो निमोनिक हमने बनाया था वो कैसे हम आंसर में लिखेंगे मॉर्फोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले तो आएगा ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जी से आएगा ग्राम पॉजिटिव कोकाई 1 नो डायमीटर। ओ से आएगा इट अकर्स इन क्लस्टर्स। एल से आएगा इट लैक्स मोटिलिटी, इट इज नॉन मोटाइल। स्टेफाइलोकोकस नॉन मोटाइल है। डी से आएगा डू नॉट फॉर्म स्पोर्स, नॉन स्पोरिंग। ई से आएगा एग्जिबिट गोल्ड पिगमेंट, गोल्ड पिगमेंट देता है इसलिए ही मैंने ये निमोनिक बनाया है गोल्डन बॉस। एन से आएगा नॉन कैप्सुलेटेड। आई एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो जी से देखिए सबसे पहले तो ग्राम जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक दिखता है ग्रेप्स के जैसा दिखता है, क्लस्टर्स में यानी कि ग्रुप्स में पाया जाता है जैसे कि बिल्कुल ग्रेप्स के जैसे। और इसके पास ना ही कोई कैप्सूल है और ना ही ये मोटिलिटी करता है, डजंट लैक मोटिलिटी एंड नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग। ओके, और इसके पास एक गोल्ड पिगमेंट है इसी की वजह से मैंने ये निमोनिक बनाया है गोल्डन बॉस। तो ये जो गोल्डन बॉस है वो जो निमोनिक है ये है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी सेम निमोनिक गोल्डन बॉस के यही यूज होगा इसके निमोनिक के लिए भी। आइए शुरू करते हैं। गोल्डन बॉस का निमोनिक यहाँ पे भी यूज होगा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। देखिए आइए कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ये एक एरोब है और एक फैकल्टेटिव एनेरोब है। यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ग्रो करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए इसको कहा गया है एरोब। एंड फैकल्टेटिव एनेरोब यानी कि अगर ऑक्सीजन कम भी रहा एनवायरमेंट में तो भी ये आसानी से ग्रो कर पाएगा। ओके, देखिए ये जो हमारे सब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एग्जाम्स में आपको लिखना है सारे बैक्टीरिया वो जनरली उसका सारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच हमेशा 7 के आसपास ही होगा क्योंकि हमारा होम्योस्टेसिस का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड पीएच भी बॉडी का 7 ही होता है। ये जो बैक्टीरिया है हमको इन्फेक्ट कर पाते हैं इसीलिए इनका सेम पीएच और सेम टेम्परेचर होता है हमेशा। ओके, जैसे कि मैंने बताया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए भी ये सेम ही चीजें लागू होती है एंड इट कैन ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं ये निमोनिक जो मैंने बनाया है वो कैसे यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रिएंट अगार। तो जी से आएगा गोल्डन येलो कॉलोनीज। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी में गोल्डन येलो पिगमेंट देता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेम उसी की जैसे न्यूट्रिएंट अगार पे भी ये गोल्डन येलो पिगमेंट देगा। ओके, और मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि ये ग्रेप्स के जैसा दिखता है गोल। ग्रेप्स कैसे होती है, गोल होती है। ओके, तो ये ओपेक है, राउंड है, स्मूथ कॉलोनीज। स्मूथ कॉलोनीज को कैसे याद रखेंगे आप, देखिए राउंड होता है, ग्रेप्स राउंड होते हैं और टेक्सचर में उसका हमेशा सॉफ्ट होती है ग्रेप्स। ओके, तो सॉफ्ट से आप याद रखोगे स्मूथ, राउंड एंड स्मूथ। ओके, आप रिलेट करेंगे ग्रेप्स के साथ। लार्ज है एंड 2 to 4 mm डायामीटर होता है इसका। ओके, और ये जो गोल्डन येलो पिगमेंट बता रहे हैं वो क्यों होता है आइए जानते हैं।
ये जो गोल्डन येलो पिगमेंट है वो होता है एक प्रोटीन के वजह से जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक तरह का लाइपोप्रोटीन होता है ये, जिसका नाम लाइपोप्रोटीन होता है, जो कैरोटीन के साथ अटैच्ड होता है। ओके, और ये जो लाइपोप्रोटीन होता है वो ज्यादातर एरोबिक इंक्यूबेशन, माने अगर इसको अगर अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 माने रूम टेम्परेचर, ओके, अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता है और रूम टेम्परेचर पे अगर इसको अच्छी से ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये और भी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ओके, विच इज एनहांस्ड, इसीलिए ही विच इज एनहांस्ड ऐसा लिखा हुआ है। ओके, द कल्चर इज ऑन मिल्क अगार, न्यूट्रिएंट अगार का ही और एक वेरिएंट है ये मिल्क अगार। तो ये जो लाइपोप्रोटीन है वो और भी ज्यादा इनहांस्ड हो जाएगा कब, जब उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ से हमने ये कवर कर लिया है। द नेक्स्ट मीडियम विल बी न्यूट्रिएंट अगार स्लांट, ऑयल पेंट अपीयरेंस होता है। न्यूट्रिएंट अगार स्लांट और एक मीडियम है न्यूट्रिएंट अगार के जैसा ही, जिसपे ये ये दिखता है ऑयल पेंट अपीयरेंस के जैसा दिखता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं मैककॉनकीज अगार। ओके, मैककॉनकीज अगार में एल, गोल्डन में जो एल है उसका वर्ड से आएगा लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमेशा लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं। ओके, और मैककॉनकीज अगार का यही काम होता है दिखाने का कि लैक्टोज फर्मेंट करता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एल से और एक चीज आएगी लव्स मैनिटोल। ओके, लव्स मैनिटोल यानी कि इट विल फर्मेंट मैनिटोल टू येलो। ओके, मैनिटोल फर्मेंटर है ये एक। एंड उसके बाद में आते हैं हम ब्लड अगार पे। ब्लड अगार पे डी से आएगा इट डिस्प्लेस बीटा हीमोलिसिस ऑन ब्लड अगार। बीटा हीमोलिसिस यानी कि ये जो हीमोलिसिस है, हीमोलिसिस यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। जब ये ब्लड अगार पे होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये अपने आसपास के आरबीसीज को मार देता है, इसकी वजह से हीमोलिसिस होता है। कौन से तरह का हीमोलिसिस? बीटा हीमोलिसिस क्रिएट होता है। ओके, बीटा हीमोलिसिस फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये याद रखना है। ई से आएगा इट इजीली ग्रोस ऑन न्यूट्रिएंट एंड ब्लड अगार। न्यूट्रिएंट अगार हमने पहले डिस्कस किया था और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड अगार। एन से नो अदर स्पेशल फैक्टर्स। बी से आएगा बीटा हीमोलिसिस ऑन क्लियर जोन। ओके, तो ऐसे आएगा ओब्लिगेट एरो एंड द फैकल्टेटिव एनेरोब, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी ये ग्रो कर पाएगा, और अगर ऑक्सीजन कम होता है इसके एनवायरनमेंट में, जैसे कि फैकल्टेटिव एनेरोब कहा जाता है इसे, तो ये ऐसे कंडीशंस में भी अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया का सबसे पहले मतलब होता है इसको कहाँ से अच्छे तरह से नरिशमेंट मिल पाएगा। नरिशमेंट मिल पाएगा तो और भी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। इसमें एस से आएगा सॉल्ट टॉलरेंट, एस से आएगा सॉल्ट कुक्ड मीट मीडियम पे ये ग्रो कर पाएगा। एंड अनदर वन इज एस से सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया दो तरह के हैं, सॉल्ट मिल्क अगार एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार। ओके, ये आप ये निमोनिक से आराम से याद रख सकते हैं, गोल्डन बॉस। ओके, अभी ये जो सिलेक्टिव मीडिया है आप कैसे याद रख पाएंगे इसे? देखिए, सॉल्ट कुक्ड मीडियम जो है ये ऑलमोस्ट मैककॉनकीज मीडियम के जैसा ही है। ओके, तो मैककॉनकीज मीडियम अगर आप याद रखते हो तो सॉल्ट कुक्ड मीडियम दोनों मीट से ही बना होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोनों को। ओके, एंड ये लव्स मैनिटोल, उसमें मैंने पहले कहा था कि इट लव्स मैनिटोल, तो ऐसे ही आप ये भी याद रख सकते हो, मैनिटोल अगार पे ये ग्रो हो पाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की तरफ। बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक निमोनिक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक निमोनिक है कैम्प डी, CAMP एंड डी। ओके, तो सी से आएगा कैटलेस पॉजिटिव, ए से आएगा ऑरियस है इसका नाम, इसलिए कोएगुलेस पॉजिटिव। ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमेशा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमेशा कोएगुलेस पॉजिटिव होता है। क्यों? बाकी जो स्टेफाइलोकोकस के वेरिएंट्स होते हैं ना वो कोएगुलेस पॉजिटिव नहीं होते, सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही एक ऐसा है जो हमेशा कोएगुलेस पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि ऑरियस है इसके लिए वो कोएगुलेस पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एम से आएगा मैनिटोल फर्मेंटर, जैसे कि पहले भी बताया था कि इट लव्स मैनिटोल। ओके, MP से आएगा प्रोड्यूसेस फॉस्फेटेस, प्रोटीन A ऑन पोटेशियम टेल्यूराइट अगार। T से आ गया फॉस्फेटेस प्रोटीन A एंड T से और एक बार आ गया पोटेशियम टेल्यूराइट अगार,
जो देता है ब्लैक कॉलोनीज। ओके, बी से आ गया डीएनए पॉजिटिव, तो ऐसे याद रखना है CAMP-B। अब हम पढ़ने जाने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो हम एक स्टोरी फॉर्म में याद रखेंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक चोर है, ओके, और वो चोर आता है अपने घर में हमला करता है। तो जो घर है वो अपना बॉडी है, या तो इम्यूनिटी कह सकते हैं आप उसे। और मैं इसी स्टोरी फॉर्म में आपको आगे पैथोजेनेसिस भी समझाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जो चोर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो अपना घर ढूंढता है। घर कहाँ ढूंढता है? वो अपना एंटीरियर नेल्स, एक्सिला एंड स्किन में, ये 3 जगह वो अपना घर ढूंढता है। ओके, एंड देन कम्स द एंट्री। चोर की एंट्री होती है ड्यू टू माइनर इंजरी और इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर। ओके, इसके बाद इन्वेजन होता है। इन्वेजन यानी एंट्री इनटू द बॉडी। ओके, चोर अभी घर में हमला करने वाला है। कैसे? इट इन्वेड्स द टिश्यूज बाय एंजाइम्स लाइक सेराइन प्रोटीएस लाइपेस एंड थर्मोन्यूक्लियस। ओके, ये जो 3 चीजें हैं वो हमला करेगा और बॉडी में अंदर घुस जाएगा, दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाएगा, जैसे चोर घुसता है वैसे ही। ओके, तो ये कैसे हम याद रखेंगे 3 चीजों को? सेराइन प्रोटीएस से S, L लाइपेस से आएगा L, और थर्मोन्यूक्लियस के लिए याद रखेंगे हम T, SLT। ये जो निमोनिक है वो आप ऐसे याद रखेंगे, S से सेराइन प्रोटीएस, L से लाइपेस, T से आएगा थर्मोन्यूक्लियस। इसके आगे बढ़ते हैं तो आता है इन्वेजन। देखिए, अब चोर की एंट्री हो चुकी है घर में। उसके बाद चोर क्या करता है? हर रूम में जाएगा और तहस नहस कर देगा घर को। ओके, यानी कि इवेशन, यानी कि इट विल स्प्रेड टू अदर थिंग्स। इवेशन ऑफ द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि चोर का हमेशा काम होता है कि होस्ट घर को तहस नहस कर देना, ओके, और चोरी करना। तो चोरी करने के लिए उसे घर के अंदर घुसना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी बाय माइक्रो कैप्सूल एंड प्रोटीन ए, जो इसको हेल्प करते हैं। ओके, इसके आगे इट इज इनहिबिशन ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन बाय कीमोटैक्सिस इनहिबिटिंग प्रोटीन। ओके, जब चोर घुसता है अंदर तो हम करते हैं पुलिस को कॉल करते हैं। तो ये पुलिस को रोक देता है। कैसे रोक देता है? पुलिस को मारकर। कैसे? कीमोटैक्सिस इनहिबिटिंग प्रोटीन, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो बॉडी के पुलिस होते हैं। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कीमोटैक्सिस इनहिबिटिंग प्रोटीन से मार देगा WBCs को। इसके आगे देखते हैं इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल इनसाइड द एंडोथेलियल सेल्स। जब ल्यूकोसाइट्स और भी ज्यादा आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ढूंढने के लिए, एज अ काइंड ऑफ अ पुलिस के जैसे काम करते हैं। तो ये जो चोर है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा छुपने के लिए। तो इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल कहते हैं इसे, इनसाइड द एंडोथेलियल सेल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स। छोटे छोटे वेरिएंट्स में वो हमारे सेल्स में ही अंदर छुप जाएगा। एंड देन इट विल मेटास्टेटिक स्प्रेड। जैसे जैसे जो चोर होता है वो हम अलग अलग रूम में जाएगा घर में और पूरे रूम को तहस नहस कर देगा। उसी तरह ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो एक जगह पूरा रूम उसने सबसे पहले तहस नहस कर दिया, और उसके बाद वो जाएगा बाकी कमरों में। कैसे? मेटास्टेटिक स्प्रेड कहते हैं उसे। मेटास्टेटिक स्प्रेड यानी कि डिस्टेंट साइट बाय हेमेटोजीनियस स्प्रेड। जहाँ पे उसे सबसे पहले हमला करना था वहां वो कर चुका है, और बाद में वो नुकसान पहुंचाएगा बाकी के ऑर्गन्स को। ओके, आइए पढ़ते हैं कि ये जो इवेशन होता है, इवेशन यानी कि ये जो बॉडी में जो हमला होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, वो होता कैसे है? ओके, ये जो इवेशन ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें जो ये जो नाम लिखे गए हैं वो उससे आप कैसे याद रखेंगे? एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए हम याद रखेंगे माइक्रो कैप्सूल C, प्रोटीन A से आएगा CA, एंड देन इनहिबिटिंग प्रोटीन एक है कीमोटैक्सिस इनहिबिटिंग प्रोटीन, तो इससे आएगा P, एंड देन इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल लेता है तो CATS। ओके, तो ये है आपका निमोनिक यहाँ याद रखने के लिए। C से आएगा एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी बाय माइक्रो कैप्सूल, A से आएगा प्रोटीन A, T से आएगा कीमोटैक्सिस इनहिबिटिंग प्रोटीन, S से आएगा इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल ले लेता है ये। ओके, आप आगे बढ़ते हैं कि ये जो कौन से विरुलेंस फैक्टर्स हैं जो इसे हेल्प करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पैथोजेनेसिटी की तरफ। सबसे पहले आता है एंटीजेंस। तो एंटीजेंस को हम याद कैसे रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक कैप्टो, CAPTO, जिसे हम कैप्टन भी कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंटीजेंस
एंटीजेंस में सबसे पहले सी से आएगा कैप्सूलर पॉलीसैचराइड। तो एंटीजेंस को हम मान लेते हैं कि एंटीजेंस का बेसिकली ये काम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में कि इसे बॉडी की इम्यूनिटी से बचाना होता है। ओके, और बाद में वो हमला करेगा, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी से इसको बचाकर रखना है ताकि वो मर ना जाए। ओके, तो सबसे पहले सी से आएगा कैप्सूलर पॉलीसैचराइड। ये इट प्रोटेक्ट्स द सेल वॉल, प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली ज्यादा ये। तो इट प्रिवेंट्स ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ओके, यानी कि मरने से बचाएगा। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो? कैप्सूलर पॉलीसैचराइड को आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास एक ढाल है जो उसे मरने से बचाता है। जो ये जो ढाल है उसका नाम है कैप्सूलर पॉलीसैचराइड। ओके, आगे आता है ए से आएगा है प्रोटीन ए। प्रोटीन ए से आएगा कीमोटैक्टिक, एंटी फैगोसाइटिक एंड एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। इट विल बाइंड टू एफसी प्रोटीन। It will bind to the FC protein of IgG बैकवर्ड बाइंड करता है। आपको ये याद रखना है, FC पोर्शन ऑफ IgG बैकवर्ड, यानी कि उल्टा बाइंड करता है ये। तो इसके लिए it will block the phagocytosis and kills the B cells। ओके, ये जो प्रोटीन ए है वो एज अ बुलेट प्रूफ जैकेट के जैसे काम करेगा। प्रोटीन ए एज अ बुलेट प्रूफ जैकेट के जैसे काम करेगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका नाम होता है प्रोटीन ए, जो कीमोटैक्टिक यानी कि WBC से बचाएगा, एंटी फैगोसाइटिक यानी कि मरने से बचाएगा, एंड ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो FC पोर्शन ऑफ IgG यानी कि जो बुलेट है उसे वो तोड़ देगा। तोड़ कैसे देगा? उसे उल्टा बाइंड करके, बैकवर्ड बाइंड करके। तो वो थस इट विल ब्लॉक फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका नाम प्रोटीन ए है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को मरने से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं, टी से आएगा पेप्टिडोग्लिकेन। तो ये जो पेप्टिडोग्लिकेन है वो किसके लिए काम आता है? रिजिडिटी देता है वो, एंड रिजिडिटी यानी कि स्ट्रेंथ देगा उसे। ओके, एंड एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट एंड इंड्यूसेस रिलीजेस ऑफ द साइटोकाइन्स। इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे याद वो देता है और WBC से बचाता है, एंड वो स्ट्रेंथ भी देता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को लड़ने के लिए। ओके, और टी से आता है टेक्नोइक एसिड। टेक्नोइक एसिड का क्या काम होता है? एक अधेशन फैक्टर है वो, याद रखिएगा। टेक्नोइक एसिड का क्या काम होता है? एक अधेशन फैक्टर है। अधेशन यानी कि वो चिपकने का काम करता है किसी भी जगह पे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किसी भी जगह चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोइक एसिड। इट हेल्प्स द कोकाई स्टिक एंड प्रोसीड्स देन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन। टेक्नोइक एसिड को आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये एक ग्लू की तरह है जो चिपकने में अधेशन फैक्टर है जो हेल्प करेगा। ओके, एंड क्लम्प ओ से लास्ट में आएगा क्लम्पिंग फैक्टर। इट बाइंड्स फाइब्रिनोजेन डायरेक्टली ऑन द सेल सरफेस। ओके, इट बाइंड्स यानी कि ये फाइब्रिनोजेन यानी कि एक फेविकोल के जैसा काम करेगा। देखिए जो लास्ट के दो है टेक्नोइक एसिड एंड क्लम्पिंग फैक्टर, ये दोनों एज अ फेविकोल जैसा ही काम करेंगे ताकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अपनी पकड़ बना सके बॉडी में। ओके, यानी कि टेक्नोइक एसिड सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन मरने से बचाएगा। ओके, एंड क्लम्पिंग फैक्टर है उसका मेन क्या होता है काम? इट बाइंड्स फाइब्रिनोजेन डायरेक्टली ऑन द सेल सरफेस। ओके, उसका काम सिर्फ एक फेविकोल के तरह ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिन्स की तरफ। टॉक्सिन्स को हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक प्लेंटी। ओके, विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक प्लेंटी। ओके, तो सबसे पहले टॉक्सिन्स को हम कैसे याद रखेंगे कि ये जो टॉक्सिन्स है इसका क्या काम होता है? टॉक्सिन्स का काम होता है कि आगे स्टेफाइलोकोकस का ऑरियस का ज्यादा से ज्यादा अटैक कर सके वो बॉडी पे, यही उसका काम होता है। ओके, तो टॉक्सिन्स होता है जानलेवा। टॉक्सिन का मतलब होता है टॉक्सिक यानी कि जानलेवा होता है। तो ये जो जानलेवा होता है वो किसके लिए होता है? यहाँ पे 3 चीजों के लिए होता है। सबसे पहले आएगा ब्लड आएगा, उसके बाद में आएगा ये स्किन के लिए, और तीसरे नंबर पे आएगा स्टमक के लिए। ओके, तो ये जो ब्लड में सबसे पहले वो क्या मार देता है? WBC मार देता है वो सबसे पहले हमारे ब्लड में। कॉजेस डैमेज टू द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स विद द, और टी से जो हम निमोनिक में भी पढ़ते हैं, तो ये जो निमोनिक में सबसे पहले आता है पी, तो पी से आएगा PV लुकोसाइडिन। तो विद द हेल्प ऑफ PV लुकोसाइडिन ये WBC को मार देगा हमारे ब्लड में। ओके, PV लुकोसाइडिन, लुको यानी कि WBC और साइडिन यानी कि टू किल, इसके लिए इसका नाम पड़ा है PV लुकोसाइडिन। आप ऐसे याद रख सकते हो इसे। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे निमोनिक में आएगा ई से आएगा एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन का क्या काम होता है?
ट्रिपल एस यानी कि स्टेफाइलोकोकल स्किन सिंड्रोम। ओके, स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम यानी कि दूसरा हमला जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा, मैंने कहा था स्किन पे, तो स्किन का ऊपरी लेयर होता है एपिडर्म, तो ये वहां हमला करेगा विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ओके, आगे आते हैं एन की तरफ। एन होता है नॉशिया क्रिएट करेगा वो, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन ओके, कॉजेज स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। जो स्टमक में वो हमला करता है वो कैसे करेगा? स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो जाएगा वहां पे उससे। एंड heat stable and antigenic causes staphylococcal food poisoning, which is heat stable and has 8 antigenic types. Okay, okay, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, टी से आएगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो हमारे पूरे बॉडी में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देगा। ये शॉक की कंडीशन होता है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके आगे ये बाई से क्रिएट करता है हीमोलाइटिक टॉक्सिन। जो 4 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये जो 4 तरह के होते हैं वो हमारे ब्लड में जितने भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो उन सबको ये मार देगा। ओके, तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 का ये काम होता है। अल्फा का क्या काम होता है? मैक्रोफेजेस और लाइसोसोम्स को मार देना। अल्फा का काम होता है मैक्रोफेजेस एंड लाइसोसोम्स को मार देना। बीटा का काम क्या होता है? हॉट और कोल्ड फिनोमिनन के लिए ये जाना जाता है। गामा के लिए गामा हीमोलिसिन विल हेल्प इन डीप इन्फेक्शंस, ताकि ये अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो ये क्रिएट करता है वो गामा हीमोलिसिन इसमें ज्यादा यूज होता है। अब डेल्टा हीमोलिसिन अफेक्ट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेजेस। जो डेल्टा है वो तीनों पे हमला करेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेजेस तीनों पे। ओके, तो मैंने जैसे, आप ये कैसे याद रख सकते हैं टॉक्सिन्स इसको? ये 3 चीजों पे ये हमला करता है। सबसे पहले तो आएगा ब्लड, उसके बाद में आएगा, सबसे पहले तो आएगा ब्लड, सबसे पहले आएगा ब्लड, उसके बाद में आएगा स्किन, उसके बाद में आएगा स्टमक, जहाँ पे ये फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ निमोनिक प्लेंटी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स हम कैसे याद रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक चिली पास्ता। ओके, चिली पास्ता को हम ये कैसे याद रखेंगे? सी से आएगा, सबसे पहले आएगा कोएगुलेस। सी से आएगा कोएगुलेस। अब एंजाइम्स का सबसे पहले काम क्या होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में? इसे जितना ज्यादा स्प्रेड कर सके वो उतना ज्यादा उसे हेल्प करना, स्प्रेड करने में, इन्फेक्शन स्प्रेड करने में हेल्प करता है एंजाइम्स। ओके, तो सबसे पहले चिली पास्ता का जो निमोनिक है उसमें सबसे पहले आता है सी, तो सी से आएगा कोएगुलेस। कोएगुलेस क्या काम करता है? कन्वर्ट्स द फाइब्रिनोजेन टू फॉर्म अ प्लाज्मा क्लॉट। ओके, ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगा कोएगुलेस। H से आता है हाइलुरोनाइडेज। हाइलुरोनाइडेज क्या काम करेगा? इट विल ब्रेक डाउन हाइलुरोनिक एसिड। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है हाइलुरोनाइडेज। ओके, ये क्या ब्रेक करेगा? हाइलुरोनिक एसिड, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के सीमेंट को ये ब्रेक कर देता है। जो सीमेंट को है उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। इसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा? हाइलुरोनाइडेज। ओके, उसके बाद में एल से आता है लाइपेज, जो लिपिड्स एंड ऑयल्स को तोड़ देगा बाय इन्फेक्टिंग स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो लाइपेज होता है, एल से आता है लाइपेज, तो जो लाइपेज होता है वो हमारे बॉडी में जो स्किन में जो ऑयल रहता है, जो लिपिड्स के फॉर्म में रहता है, वो उसे तोड़ देगा। ओके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। ओके, उसके बाद में डी से आता है डीएनएस। डी से आएगा डीएनएस या तो न्यूक्लियस, विच डिग्रेड्स द न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे बॉडी में उसे भी ये मार देगा विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। ओके, एंड टी से आएगा प्रोटीन रिसेप्टर्स। प्रोटीन रिसेप्टर्स का क्या काम है? इट हेल्प्स इन अडेशन टू द होस्ट सेल टिश्यू। ये प्रोटीन रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? ये एसिड कैसे काम करेगा? ये हुक का काम करता है, यानी कि पकड़ बनाने का काम करता है। ये जहाँ पे इंफेक्शन फैलाना होता है वो वहां पे जाके चिपक जाएगा। अडेशन यानी कि चिपक जाएगा वो वहां पे। ओके, एंड एस से आएगा स्टेफाइलोकाइनेस। स्टेफाइलोकाइनेस का क्या काम होता है? फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि स्टेफाइलोकाइनेस ज्यादा से ज्यादा इंफेक्शन स्प्रेड करने में हेल्प करेगा इसे। स्टेफाइलोकाइनेस का क्या काम होता है? देखिए सबसे पहले तो कोएगुलेस का काम, सबसे पहले हमने एंजाइम पढ़ा था कोएगुलेस।
ओके, सी से आया था कोएगुलेस, जो कि क्लॉट फॉर्म करता है एक जगह पे। तो जो क्लॉट फॉर्म हुआ था सबसे स्टार्टिंग में, अब ये जो एस से स्टेफाइलोकाइनेस आया ना, वो ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। ओके, जो कोएगुलेस ने क्लॉट बनाया था, वो अब एस से स्टेफाइलोकाइनेस जो आता है वो ये क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो अगर क्लॉट डिसॉल्व होगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए। ओके, अब लास्ट में आता है टी से थर्मोन्यूक्लियस। थर्मोन्यूक्लियस से क्या करेगा, वो डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा और आगे ज्यादा बढ़ते जाएगा इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए। ओके, तो आपको ये विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक चिली पास्ता याद रखना है। इसमें से CHLB-EST इस पे से निमोनिक है, बाकी लेटर्स में से निमोनिक नहीं बनाया गया है। ओके, बढ़ते हम पैथोजेनिसिटी की तरफ। तो पैथोजेनिसिटी में हमें क्या याद रखना है, ये जो इन्फेक्शन कैसे क्रिएट करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो दो तरह के इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सुपरफिशियल या तो डीप, सुपरफिशियल या तो डीप, और दूसरा है टॉक्सिन मेडिएटेड। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लीजन्स आर लोकल इन नेचर। लीजन्स हमेशा लोकल ही रहेंगे, यानी कि एक ही जगह पे वो इन्फेक्ट करेगा। एंड थिक क्रीमी पस होता है इसके अंदर। थिक क्रीमी पस इज येलो कलर का, जनरली जो पस होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के वजह से आता है। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये दो तरह के इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसके सबसे पहले हम सुपरफिशियल या डीप उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आता है ये स्किन में। ओके, तो स्किन में ये क्या करेगा, बॉयल्स को करेगा, स्टाई करेगा एंड अदर वुंड इन्फेक्शंस। ओके, जो बॉयल्स और स्टाइस हमको आइस के आसपास होते हैं या जिसको फोड़े बार बार निकलते हैं, तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हो सकता है। ओके, अब द नेक्स्ट कम्स आरएस में। ये क्या करेगा, आरएस में ये करेगा टॉन्सिलाइटिस, बाद में आएगा फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स में जाएगा ना तो उसमें जाके वो करेगा फेरेंजाइटिस। बाद में ये करेगा साइनस में साइनोसाइटिस एंड लंग्स में करेगा लंग एक्सेस। ओके, अब सीएनएस में वो क्या करेगा, मेनिंजाइटिस एंड ब्रेन एक्सेस। सीवीएस में ये क्या करेगा, बैक्टीरिया, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बेसिकली मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में ये हमला करेगा। सबसे पहले आएगा स्किन, उसके बाद में आएगा आरएस, लंग्स में जाएगा, उसके बाद में ये ब्रेन में आएगा, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि मसल्स में। ओके, तो ये सीएनएस में क्या करेगा, मैंने कहा था मेनिंजाइटिस एंड ब्रेन एक्सेस, जहां भी जाएगा वो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पस क्रिएट करता जाएगा। ओके, सीवीएस में अब हार्ट में ये क्या करेगा, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि ओवरऑल इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी। ओके, रीनल में या जहाँ किडनी होता है वहां पे ये क्या क्रिएट करेगा, इट इज ड्यू टू डायबिटीज एंड लोकल इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि सर्जरी के दौरान अगर किसी को कुछ सर्जरी के दौरान एंड जिसको ज्यादा डायबिटीज का बहुत ज्यादा हाई लेवल्स होता है, दे आर एट हाई चांसेस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस। अगर प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया है आफ्टर ऑपरेशंस, तो उसमें ये ज्यादातर पाया जाता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस। मसल्स में ये क्या काम करेगा, तो मसल्स में ये आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमायलाइटिस क्रिएट करेगा। Everything that you are seeing over here, it is with us. Okay, and the other thing, ये हो गया superficial और deep infections. The next comes toxin mediated infections. Okay, toxin mediated infections पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले आएगा toxin mediated में आएगा food poisoning। जैसे कि हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा था, स्टमक में वो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा। द नेक्स्ट कम्स स्किन में जो हमला करेगा वो, एंड द थर्ड वन कम्स ओवरऑल जो शॉक क्रिएट कर देगा बॉडी में वो। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में ज्यादातर ऑब्वियसली नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया वो तो होता ही है, लेकिन इसमें ये आपको याद रखना है कि आफ्टर 2 to 6 आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ द फूड, इमीडिएटली 2 to 6 आवर्स ये देगा आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड। कौन सा फूड, तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादातर ये होता है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन होगा, जिसे हु हैंडल्स द फूड। ओके, जिसे ये हुआ है इन्फेक्शन वो ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इसकी वजह से वो फैलता है ज्यादा इन्फेक्शन। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कम्स स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। ओके, तो ये जो स्किन पे जो हमला होता है स्टेफाइलोकोकस का, वो होता है एक्सफोलिएटिव स्किन डिजीज है। ये एक्सफोलिएशन यानी कि स्किन के अलग अलग लेयर्स आपस में अलग हो जाते हैं। कौन सा लेयर अलग हो जाता है,
तो सबसे पहला आउटर लेयर है जो एपिडर्मिस का, वो बाकी के लेयर से अलग हो जाता है, इसके लिए ही एक्सफोलिएशन कहा गया है, यानी कि पील ऑफ हो जाता है। ओके, स्किन ऊपर से पील ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कैसे सिम्टम्स होते हैं, देखिए नाम में ही टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक यानी कि फीवर लाइक सिम्टम्स तो ऑब्वियसली ये क्रिएट करेगा ही। फीवर के साथ साथ ये क्या क्रिएट करेगा, वॉमिटिंग, हाई फीवर, फिर आएगा सोर थ्रोट, मसल पेन, एंड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंजेक्शन इट कैन लीड टू हेपेटिक एंड रीनल डैमेज, यानी कि पूरी तरह शॉक के चेंजेस में कन्वर्ट कर जाएगा विद इन 2 डेज। 48 आवर्स यानी कि विद इन 2 डेज इट विल कन्वर्ट इट। ओके, अब हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ तक हमने पैथोजेनिसिटी में 2 चीजें कवर की हैं, सुपरफिशियल या तो डीप इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस। ओके, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। आइए आगे बढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस की तरफ। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले तो आपको ये लिखना है स्पेसिमेन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आगे की क्राइटेरिया आएंगे, सबसे पहले आएगा स्पेसिमेन, फिर कलेक्शन एंड देन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले स्पेसिमेन में क्या आएगा कि ये जो स्पेसिमेन है लैब डायग्नोसिस की, ये जो स्पेसिमेन कलेक्ट करना है वो कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो पस आएगा, पस जहाँ जहाँ पस हुआ है वहां से हम पस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस होता है, मैंने बताया था, तो CSF कलेक्ट कर सकते हैं वहां से। फूड पॉइजनिंग होता है इसके वजह से ज्यादातर, तो वॉमिटस वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है तो वहां से स्पूटम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड कलेक्शन कैसे होगा उसका, कलेक्शन हमेशा स्टेराइल कंटेनर में ही होगा। ये लाइन आप हर बैक्टीरिया के लिए लिख सकते हो, द सैंपल हैज टू बी कलेक्टेड इन अ स्टेराइल कंटेनर। ओके, ट्रांसपोर्ट, अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट मीडियम कोई भी एग्जाम के लिए याद नहीं रहता है तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप ये लाइन लिख सकते हो, इट शुड बी एज सून एज पॉसिबल इन अ स्टेराइल कंटेनर। ओके, ओके, अब आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द स्पेसिमेन पे। प्रोसेसिंग ऑफ द स्पेसिमेन में सबसे पहले आएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें आते हैं 2 तरह के, वेट प्रेपरेशन और ग्राम स्टेनिंग। तो वेट प्रेपरेशन पे तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, वेट प्रेपरेशन में सबसे पहले हमें देखने मिलेगा पस सेल्स। ओके, और ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में क्या कहा था, ग्राम स्टेनिंग में ये ग्राम पॉजिटिव है इन क्लस्टर्स एंड पस सेल्स तो है ही, तो इट इज विद पस सेल्स। ओके, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस आपको जो आंसर में ऊपर लिखे गए थे वो एज इट इज यहाँ पे सेम कॉपी करना है। ओके, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये पहले समझाया था। ओके, अब आगे देखते हैं सीरोलॉजी। ओके, तो सीरोलॉजी में सबसे पहले आएगा इट इज यूजफुल इन डीप इन्फेक्शंस। सीरोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा डीप इन्फेक्शंस नहीं करवाएंगे, क्योंकि सुपरफिशियल यानी कि जो स्किन के रिलेटेड इन्फेक्शन है उसमें सीरोलॉजी का कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो डीप इन्फेक्शंस में ही हमेशा सीरोलॉजी का टेस्ट होगा फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसमें आता है एक AST, एंटी स्टेफाइलोलाइसिन टाइटर। एंटी स्टेफाइलोलाइसिन टाइटर, ये आपको नाम याद रखना है, एंटी स्टेफाइलोलाइसिन टाइटर, ये नाम है एक टेस्ट का। ओके, तो अगर ये मोर देन 2 यूनिट्स पर ml होता है तो डीप इन्फेक्शंस हो चुका है बॉडी में, यानी कि शॉक में जो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या जैसे कंडीशंस, फूड पॉइजन जैसे कंडीशंस, तो इसके लिए ये ऐसे टेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज हो सकता है इसके लिए। तो अगर आपको कोई भी एंटीबायोटिक याद नहीं है तो आप ये जनरल लाइन लिख सकते हो जो सारे बैक्टीरिया के लिए वैलिड होगा, तो वो है डन बाय कर्बीबॉर डिस्क डिफ्यूजन मेथड ऑन MH अगार। कर्बीबॉर डिस्क डिफ्यूजन मेथड ऑन MH अगार, आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेफाइलोकोकस, आई होप कि स्टेफाइलोकोकस आप सभी को अच्छे से समझ पाया होगा और आप अच्छे से एग्जाम्स में भी लिख पाएंगे। ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके बाद तुरंत। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।